हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई बुक की ऑडियो समरी, जिसे आप अपने कानों में ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं और आप अपना दैनिक कार्य भी करते रह सकते हैं। दोस्तों, पैसा हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके संबंध में कई अविश्वास और धारणाएं हैं। बहुत से मिथक भी हैं। हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है पैसे का प्रबंधन और उनका उपयोग। इससे एक सवाल उठता है, क्या आपको पैसे का सही तरीके से उपयोग करना आता है या नहीं? क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ सेट होती अगर आपके पास और पैसे होते? क्या आप मानते हैं कि आप वित्तीय परिस्थितियों का सामना सही तरीके से नहीं कर सकते? अगर आपके पास इन सभी सवालों के उत्तर हाँ हैं, तो लेखक कड़ी मेहनत के साथ कहते हैं कि आप या मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकते। यह पुस्तक आपको सिखाएगी। इसका शीर्षक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे धनवान बने। इसे रमित सेठी ने लिखा है। यह सारांश बताता है कि धनी होने का अर्थ क्या है। आपको पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ बचाना है। यह आपको अपने वित्तीय मामलों को कैसे संभालना है सिखाएगी। यहाँ आपको वह जानकारी और मार्गदर्शन मिलेगा जो आपको धन प्रबंधन में विशेषज्ञ बना सकता है। आप यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि धनी होना इतना भी कठिन नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। पैसा बचाना भी ऐसा ही है जैसे मीठा खाना। शुरुआत में आप खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका मन भर जाता है। पैसे के मामले में समझदारी दिखाना एक अच्छा विचार लगता है, लेकिन जल्दी ही आपके अंदर जोश और प्रेरणा कम होने लगती है। फिर आप पहले वाले रूटीन पर आ जाते हैं। जब चाहें तब पैसे खर्च हो जाते हैं और कोई हिसाब किताब भी नहीं रखी जाती। इस लेख में आपको यह बात पता चलेगी कि बजट बनाना जरूरी नहीं है। लेखक का मानना है कि बजट बनाना समय की बर्बादी है। लोगों को अपने पैसों को खर्च करने की आदत पर ध्यान देना चाहिए। इसमें आप यह भी सीखेंगे कि कैसे अपने क्रेडिट कार्ड को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पैसे को सोच समझकर खर्च करने की यह एक शक्तिशाली आदत कैसे बन सकती है। हम जानेंगे कि छोटे छोटे बदलाव जीवन में कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हमें धनवान बनने की दिशा में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से ही घबराते हैं, पर वास्तव में क्रेडिट कार्ड एक ऐसी वस्तु है जिसे सही ढंग से प्रबंधित करना सीखना जरूरी है। नकारात्मक फीडबैक का एक बड़ा कारण यह है कि लोग इसे सही ढंग से प्रबंधित करना नहीं जानते। धनी बनने के लिए आपको इसमें एक विशेषज्ञ बनना होगा। लोग बड़ी बड़ी खरीदारी करते समय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, लेकिन जिनका क्रेडिट अच्छा है वे खरीदारी से काफी अच्छा पैसा बचा सकते हैं। अच्छा क्रेडिट होना आपके पैसे को बचा सकता है, पर पहले यह समझना होगा कि क्रेडिट होता क्या है। क्रेडिट के दो कारक होते हैं। एक क्रेडिट रिपोर्ट है, दूसरा क्रेडिट स्कोर है। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट आपके खाता और भुगतान इतिहास के बारे में मौलिक जानकारी प्रदान करती है। यह उधार देने वालों को भी यह जानने में मदद करता है कि आप दूसरे उधार लेने वालों को भुगतान कर पा रहे हैं या नहीं। साथ ही यह आपका भुगतान व्यवहार भी शामिल करता है। यह भी पता चलता है कि कहीं आपने कोई धीरे भुगतान नहीं किया है। आपका क्रेडिट स्कोर एक संख्या है जो उधार देने वालों को बताता है कि वे आपको क्रेडिट देने में कितना जोखिम उठा रहे हैं। अगर हाँ, तो कितना जोखिम है। आपका क्रेडिट स्कोर 300 से 850 के बीच कुछ भी हो सकता है। ऋणदाता इस नंबर और आपके क्रेडिट स्कोर के बीच यह निर्णय करेगा कि उसे आपको कितना पैसा देना चाहिए। क्रेडिट स्कोर जितना उच्च हो उतना बेहतर है। इसलिए एक उच्च क्रेडिट स्कोर के लिए आपको जितना संभव हो अपनी भुगतान को जल्दी से जल्दी जमा कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जानना क्यों जरूरी है। वह इसलिए क्योंकि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको ब्याज पर मदद करता है। अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको ढेर सारे पैसे बचा सकता है। मान लीजिए कि आप घर खरीदने की सोच रहे हैं। बैंक उच्च ब्याज दर के साथ ऋण प्रदान करता है, लेकिन यदि आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो यह ब्याज आराम से भुगतान किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर कई तरह के नकारात्मक समीक्षा सुनने को मिलते हैं।
जैसे कि विलंबित भुगतान करने पर आपको भारी भरकम शुल्क देना पड़ सकता है। बहुत सारे बार आपके खाते में ऐसे शुल्क हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता। लेकिन यह सब आपके साथ तभी होता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाते। लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग ऐसे करते हैं जैसे कि यह उनके लिए पैसों का असीमित स्रोत हो। क्रेडिट कार्ड को हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन यह असीमित स्रोत मुफ्त में नहीं आता। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे कि मान लो आपने कोई भुगतान छूट दी हो तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। जो कंपनी आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसकी दरें एनुअल परसेंटेज रेट अप्रैल बढ़ा सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको देर से भुगतान करने पर लेट फी देनी पड़ सकती है, लेकिन आप समय पर सभी भुगतान करके अतिरिक्त शुल्क से बच सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड को अनुकूलित करने का एक तरीका है, और एक और तरीका है अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से संपर्क करें और पूछें कि क्या वे आपके शुल्क या शुल्क माफ कर सकते हैं। एक एनुअल फी का भुगतान किया जाता है। यह वह शुल्क है जिसे आपको कार्ड का उपयोग करने के लिए भुगतान करना पड़ता है, लेकिन आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से चर्चा करके इसे कम या माफ करवा सकते हैं। बाजार में कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं जो इस शुल्क को नहीं लेती ताकि उन्हें अधिक से अधिक ग्राहक मिल सकें। अगर आप भी एनुअल फी का भुगतान कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी से बात करके इसे माफ करवा सकते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करते तो आप एनुअल फी वाले कार्ड के बजाय एक एनुअल फ्री कार्ड चुन सकते हैं। ऑप्टिमाइज करने का एक और तरीका है कि आप कम अप्रैल पर नेगोशिएट करें। आपका अप्रैल वह ब्याज दर होती है जिसे कंपनी आपको कार्ड का उपयोग करने के लिए देती है। आमतौर पर अप्रैल 14% पर होती है, जो सुनने में बहुत बड़ी लग सकती है, परंतु यह सत्य है कि व्यवसाय आपको एक बड़ी रकम पर उधार दे रहा है। इसलिए एक दृष्टिकोण से यह आपके लिए विन विन स्थिति है। इसलिए कंपनी से संपर्क करके कम अप्रैल की सवाल करें। यदि वे कहें कि उन्हें ऐसा करना क्यों चाहिए तो उन्हें उचित कारण दें। आपने कई महीनों से अपने बिल का समय पर भुगतान किया है। उन्हें यह बताएं कि आप उन कंपनियों को भी जानते हैं जो कम APR प्रदान करती हैं। इसलिए आप किसी अन्य कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। हालांकि एक ही कंपनी के निष्ठावान ग्राहक बने रहने का आपको कुछ लाभ हो सकते हैं। ऋणदाताओं को आपका लंबे समय का क्रेडिट इतिहास पसंद होगा। वे देखना चाहेंगे कि आप विश्वसनीय हैं या नहीं, क्या आप समय पर भुगतान कर सकते हैं या नहीं। अपने क्रेडिट कार्ड को अनुकूलित करने के लिए कम फी और APR के प्रलोभन में आपको किसी और कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड की तरह ही बैंक भी उतने ही पैसे होते हैं। अक्सर बैंक युवाओं का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। युवाओं को ब्याज दर और शुल्क जैसे विषयों से थोड़ा डराते हैं, इसलिए वे बिना सवाल जवाब किए जो भी भुगतान करना हो वह कर देते हैं। लेकिन इस अवधारणा को समझने से सिरदर्द को दूर किया जा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग बैंक के लिए एक अच्छा तरीका है। वे अपने ग्राहकों के ब्याज दर को बढ़ा सकते हैं। पैसे से जुड़ी हर सेवा के लिए लोग बार बार बैंक जाना पसंद नहीं करते। इसके बजाय वे एक सुविधाजनक तरीका ढूंढना चाहते हैं। ऐसे में ऑनलाइन बैंकिंग एक अच्छा विकल्प प्रदान करता है। जो लोग अपनी बचत को ऑनलाइन बैंक में रखते हैं उनकी बचत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ उन्हें वह शुल्क भी नहीं मिलते जो सामान्य रूप से बैंक द्वारा लिया जाता है। इसलिए ऑनलाइन बैंक और फिजिकल बैंक के बीच की ब्याज दर की तुलना की जाती है। ऑनलाइन बैंक, यदि आप $1000 जमा करते हैं तो ऑनलाइन बैंक 3% ब्याज दर के साथ शुरुआत करता है। एक साल में आप $30 तक का ब्याज कमा सकते हैं। भौतिक बैंक, यदि आप $1000 जमा करते हैं तो यह बैंक सामान्यतः केवल 0.5% ब्याज दर प्रदान करता है, अर्थात आपको प्रति वर्ष केवल $5 मिलेगा। आपने समझ लिया है कि इन दोनों में कितना अंतर है। लेखक ने अपना ऑनलाइन बैंक खाता कैसे सेटअप किया है। उन्होंने चेकिंग और ऑनलाइन दोनों बैंक खाते खोले थे। चेकिंग खाता एक ऐसा खाता होता है जहां आप पैसे जमा और निकाल सकते हैं। इसके लिए आप एक डेबिट कार्ड या चेक का उपयोग कर सकते हैं।
लेखक की आमदनी इसी चेकिंग खाते में जमा होती है। फिर वे अपने पैसे को अपने अन्य ऑनलाइन खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। बैंक हमें इंटरेस्ट दर भी प्रदान करते हैं जब आप अपने चेकिंग खाते में पैसे जमा करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सेविंग खाता एक खाता है जिसमें आप खास मौकों जैसे छुट्टियों और त्योहारों के लिए पैसे बचाते हैं। पहले चेकिंग और सेविंग खाते के बीच सिर्फ ब्याज का अंतर था। पहले से ही सेविंग खाते में ब्याज था, जबकि चेकिंग खाते में कुछ नहीं था। लेकिन आज दोनों ही खातों में बैंक ब्याज दर प्रदान करते हैं। तो क्या इन दोनों खातों के बीच वास्तव में कोई अंतर है? अंतर यह है कि आपको अपने चेकिंग खाते से ही पैसे निकालने चाहिए, सेविंग खाता को छूना भी मत, क्योंकि इसमें आपके पैसे बचे रहते हैं। आपको अपने खाते कैसे सेट करना चाहिए, इसके लिए लेखक हमें कुछ विकल्प प्रदान करते हैं। पहला, अपने स्थानीय बैंक में चेकिंग अकाउंट के साथ एक सेविंग अकाउंट भी खोलें। बैंक से शुल्क की जानकारी प्राप्त करें। यदि वहां कोई वार्षिक शुल्क या कोई अन्य शुल्क है, तो किसी अन्य बैंक की जांच करें जहां ऐसे कोई शुल्क नहीं हो। दूसरा, यह बुनियादी विकल्प और छोटे सुधार का संयोजन है। किसी स्थानीय बैंक में नो फीस चेकिंग अकाउंट खोलें। फिर कोई ऑनलाइन बैंक ढूंढें जो सेविंग अकाउंट पर उच्च ब्याज देता हो। इस तरह जब भी आप चाहें, आप अपने चेकिंग अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। आपका पैसा आसानी से बढ़ता रहेगा, इसे अपने सेविंग अकाउंट में जमा करके। तीसरा, यह विकल्प आगे की और पूरी तरह से सुधार का संयोजन है। इसके लिए विभिन्न बैंकों में कई चेकिंग अकाउंट खोलें। यह इसलिए कि जान सकें कि कौन सा बैंक सर्वोत्तम ब्याज और सेवा प्रदान करता है। लेखक ने भी तीसरा विकल्प चुना था। उनका एक चेकिंग अकाउंट स्थानीय बैंक में है, दूसरा अकाउंट ऑनलाइन बैंक में है। आप समान यही काम सेविंग खाते के साथ भी कर सकते हैं। विकल्पों का चयन आपको खुद करना होगा, जो आप अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। क्या आप बिना किसी परेशानी के खाता चाहते हैं? तो पहला विकल्प चुनना चाहिए। लेकिन लेखक कहते हैं कि अपने सामने सीमित विकल्पों को न रखें। क्यों न दूसरा और तीसरा विकल्प भी कोशिश किया जाए? ये दोनों विकल्प आपकी धन वृद्धि में सहायक होंगे। किसी भी बैंक का चयन करते समय इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा: विश्वास, सुविधा और विशेषताएं। विश्वास तब होता है जब बैंक आपसे कोई छिपी शुल्क या फीस नहीं लेता। बड़े बैंक हमेशा अनलिमिटेड ग्राहक बनाने के लिए प्रयासरत होते हैं, इसलिए वे आपके खाते से अपनी फीस निकाल लेते हैं। आप इसे उनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अगर वे अपनी फीस को लेकर पारदर्शी हैं, तो आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। समझौता का अर्थ है सुविधाजनक पहुंच। आपके लिए धन का प्रबंधन करना आसान होना चाहिए। बैंक को ग्राहक सेवा में भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कोई समस्या हो, तो तुरंत उन्हें आपकी सहायता करनी चाहिए। विशेषताएं हम एक वैल्यू एडेड सेवा के रूप में भी देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि बैंक उच्च ब्याज दर प्रस्तावित करता है, तो साथ ही पैसे भेजने की सुविधा भी मुफ्त में प्रदान करता है। जब आप सोच समझकर खर्च करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने पैसों की मूल्य को समझते हैं। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है? ज्यादा खर्च करने के चक्कर में आपका बजट गड़बड़ा गया है। लेखक भी कई बार ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं। अपनी हर खरीदारी का ट्रैक रिकॉर्ड रखना कोई समाधान नहीं है। वास्तव में यह तरीका जरा भी प्रभावी नहीं है। बजटिंग सिर्फ सिद्धांत में अच्छी लगती है। वास्तव में एग्जैक्ट खर्चे का हिसाब रखना मुश्किल है, क्योंकि यह उबाऊ और थकाऊ काम है। लेकिन लेखक के पास इसका एक समाधान है। आप एक सचेत खर्च योजना बना सकते हैं। यह योजना एक ऐसा तरीका है जिससे आप हर महीने पैसे खर्च कर पाएंगे, निवेश भी कर पाएंगे और अपनी बचत भी जारी रहेगी। तुम्हारे जीवन से अब वह समय गुजर रहा है जब तुम विचार करके परेशान होते थे। आखिरकार तुम्हारा पैसा कहीं गया। चेतना से खर्च की योजना कंजूसी पर ध्यान केंद्रित करती है। कंजूसी का मतलब है सिर्फ उन वस्तुओं पर खर्च करना जो आपको जरूरत है। यह किसी चीज के लिए कटौती करने का मतलब नहीं है,
बल्कि यह हमें तय करने में मदद करता है कि हमें क्या जरूरत है। लोग अक्सर थ्रिफ्ट को मुश्किल समझते हैं क्योंकि वे नहीं तय कर पाते कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। चेतन खर्च की योजना के 4 तत्व होते हैं: निश्चित लागत, निवेश, बचत और अविचलित खर्च के पैसे। फर्स्ट फैक्टर, मंथली फिक्स्ड कॉस्ट। ये उन वस्तुओं को दर्शाते हैं जिनके लिए आपको भुगतान करना होगा, जैसे कि किराया, रोजमर्रा की जरूरतों का सामान और शिक्षा पर खर्च। आपको अपनी आय से 50% से 60% इन कारकों में निवेश करना होगा। लेकिन आप इस फाइगर को कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको अपने निर्धारित लागतों की सूची बनानी होगी। ये सूची विभिन्न चीजों को शामिल कर सकती है, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन, किराने और कपड़े आदि। अगर आप नहीं जानते कि आप किस चीज पर कितना खर्च कर रहे हैं, तो इसका अंदाजा लगाने का प्रयास करें। पिछले 3 महीनों के अपने क्रेडिट कार्ड के बिल या खरीदी के रसीदों पर नजर डालें। फिर इन सभी को जोड़कर लिखें। एक बार जब आप इसे कर लेते हैं, तो इसमें 15% बस इन केस श्रेणी को भी शामिल करें। ये खर्च सामान्यतः प्रतिमाह नहीं होते हैं, बल्कि ये वह खर्च हैं जो कभी कभी अचानक हो जाते हैं, जैसे कि गाड़ी की मरम्मत, किसी विशेष अवसर के लिए कपड़े या ड्राई क्लीनिंग। लेखक ऐसे अप्रत्याशित खर्चों के लिए हर महीने $150 अलग से रखते थे। सेकेंड फैक्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस कारक के लिए आप अपने 401 के या फिर व्यक्तिगत निवृत्ति खाता में अलग से धन रखते हैं। यह वह खाता होता है जो आपकी निवृत्ति या पेंशन निधि को होल्ड करता है, जिसमें आप धन डालेंगे। यह धन आपकी वेतन का 10% होना चाहिए। क्या आप अपने वेतन के 10% के हिस्से को लेकर निश्चित नहीं हैं कि इसका क्या करें? आपको ऑनलाइन कई निवेश कैलकुलेटर मिलेंगे जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पेंशन निधि में योगदान के आधार पर आपको कितना लाभ मिलेगा। इससे आपको यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी। थर्ड फैक्टर, सेविंग गोल्स। यह किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो सकता है, चाहे उसे प्राप्त करने में कितना भी समय लगे। यह क्रिसमस गिफ्ट के लिए छोटा सा भी बचत करना, या शादी के खर्चे के लिए, या फिर घर की ईएमआई का भुगतान करने के लिए भी। यहाँ एक रहस्य है, जितना जल्दी हो सके बचत करना शुरू कर दो। आप जितने लंबे समय तक बचत करेंगे, उतना ही कम राशि को बचाना होगा। यह सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन लोग शायद कभी इस सलाह का पालन नहीं करें। इसलिए इसे और वास्तविक बनाने के लिए इसमें एक संख्या जोड़ दो। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी 20 की उम्र में शादी करना चाहते हैं, इसके लिए आपने एक अनुमानित राशि तो बना ली होगी। इस शादी में कितना खर्च होगा, तो आपको 20 साल की उम्र में ही बचत करना शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप महीने का $333 भी बचाते हैं, तो आगे चलकर हर महीने पैसे बचाना मुश्किल नहीं होगा। बजाय इसके कि जब आप 26 साल के होते हैं, तब बचत करना शुरू करते हैं। अपनी आय का 5% से 10% अलग करें इस बचत के लक्ष्य के लिए। फोर्थ फैक्टर, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारी करने पर आपको गिल्ट महसूस नहीं होना चाहिए। इसलिए लेखक आपको अपने बजट में से गिल्ट फ्री खर्च के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस कारक को कैसे गणना किया जाए। इसे समझने के लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन एक स्वचालित प्रणाली आपके आने वाले महीनों को और भी आसान बना देगी। एक स्वचालित प्रणाली होने से सब कुछ स्वतः होने लगता है। यदि आपने पहले से ही अपनी एक जागरूक खर्च योजना बना रखी है, तो आपको बधाई हो। आप आधा स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वतः धन का प्रवाह के लिए अपने सभी खातों को एक साथ लिंक करें। हर चेकिंग खाते के लिए एक चार्ट तैयार करें। बचत, क्रेडिट कार्ड और निवेश, चाहे जो भी आपके पास हो। इससे आपको हर एक खरीदारी का हिसाब रखना आसान होगा। अपने चेकिंग खाते को अपने क्रेडिट कार्ड खाते से लिंक करें। स्वचालित हस्तांतरण को सेट करें, ताकि जब भी